इसमें हम लोग सीटेट का कर रहे हैं, लेकिन यह काम किस में आएगा? यह काम जेटेट में भी आएगा, ठीक है। तो सीटेट जेटेट दोनों में काम आएगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा का विकास में पेडागोजी। पेडागोजी क्या कहते हैं? इसका मतलब शिक्षण शास्त्र, यानी कैसे हम बेहतर तरीका को इस्तेमाल करें। उसमें हम लोग सब कुछ खत्म कर चुके हैं। ये अभी हमारा कौन सा चलेगा? 10वां, रिमीडियल टीचिंग। तो रिमीडियल टीचिंग के लिए आओ हम लोग सीधा, अब हम लोग रिमीडियल टीचिंग को शुरू करते हैं। रिमीडियल टीचिंग का मतलब हिंदी में क्या होगा उसका? उपचारात्मक, है ना। तो उपचार क्या होता है? जब तुम गलती करती तब ना उसका उपचार करते हैं। तो गलती को शुद्ध हिंदी में त्रुटि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रुटि। तो यानी कि भाषा को सीखने जब तुम त्रुटि करोगी तो हम लोग उसका उपचार करेंगे। तो उसके वही से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो पहले हम लोग सीखेंगे त्रुटि का अर्थ क्या है और उसकी प्रकृति क्या है, यानी कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ एरर्स। समझ में आया? यही वाला लाइन क्यों डाले हैं? ठीक है। तो अब देखते हैं कि पारंपरिक रूप से गलतियों को पुराने जमाने में, कि कोई भी चीज जो है ना, गलती करने पे उसको क्या बोला जाता था? तुम तो फेल कर गया, तुम तो फेल कर गया। लेकिन आजकल का जो मॉडर्न पेडागोजी है, उसमें तुम अगर कुछ गलती कर रही हो तो गलती को क्या है, अब फेल नहीं कहता है, बल्कि कहता है गलती हुआ, वाह वाह ताली बजाओ, पता चल गया कि यह कोशिश कर रहा था तभी तो गलती हुआ है। तो अब इसमें त्रुटि क्या, व्हाट आर एरर्स? तो भाषा सीखने के दौरान होने वाली गलतियां छात्र का अपूर्व ज्ञान का संकेत नहीं है, बल्कि वह यह बता रहा है कि बच्चा सीखने का प्रयास कर रहा है। देखो नजरिया कितना बड़ा बदल गया। एक गिलास है, उसमें पानी रखा हुआ है। पुराना वाला नजरिया बोलता था कि वह आधा खाली गिलास है, और अभी वाला नजरिया बता रहा है कि आधा भरा हुआ गिलास है। वही ना चीज हो गया। तो त्रुटि और चूक में क्या अंतर है? अच्छा ठीक है। देखो एरर और मिस्टेक में क्या अंतर होता है? तो एरर क्या है? ये ज्ञान की कमी के कारण होती है और बच्चा इन्हें खुद ठीक नहीं कर पाता है। ये क्या है? एरर है। तो एरर अगर हो रहा है तो तुम खुद से ठीक कर पाओगे? नहीं ठीक कर पाओगे। लेकिन मिस्टेक क्या है? मिस्टेक या तो असावधानी से हो गया, या तो थकान के कारण हुआ है, और याद दिलाने पर बच्चा खुद ही सुधार कर सकता है। तो हमको यह पहचानना है कि वह एरर कर रहा है कि वह मिस्टेक कर रहा है। अगर मिस्टेक कर रहा है तो इशारा कर देंगे, और एरर कर रहा है तो हमको उसको सिखाना पड़ेगा। अच्छा। और त्रुटि की प्रकृति हम लोग देखते हैं, है ना। नेचर ऑफ एरर। तो नेचर ऑफ एरर में पहला सीखने का पड़ाव, यानी विंडोज टू लर्निंग। ये क्या होता है? गलतियां शिक्षक के लिए खिड़की की तरह होती है, जिससे वह देख सकता है कि बच्चा कैसा सोच रहा है, कहाँ गलती सोच रहा है। कौन सा मिस्टेक वाला नहीं बता रहे, क्या बता रहे हैं? एरर। तो ये वंदना नहीं समझी होगी तो हम बता रहे हैं। जो हमारा एरर जो करता है ना, तो उस दीवार के पीछे क्या हो रहा है हमको तो नहीं ना दिखाई देगा। लेकिन एक दीवार में सुराख कर दो तो तुमको जासूस बन करके पता चल जाएगा ना कि पीछे क्या हो रहा है। तो कोई भी बच्चा जब एरर करता है तो वह एक बंद कमरे में सुराख का जैसा होता है, जहाँ टीचर झांक के देख लेता है कि बच्चा का किस स्तर पे वहाँ गलती है, तो हमको इसको सुधारना चाहिए। तो एरर याद रखना कि यह अस्थाई नहीं होता है। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस कराएगी ना भाषा का, वैसे वैसे एरर अपने आप कम होने लगेगा। और एक होता है स्वाभाविक प्रक्रिया। दुनिया का कोई भी बच्चा बिना गलती किए भाषा नहीं सीख सकता। बिना फेल किए तुम पास नहीं कर सकती हो। तो इसलिए यह त्रुटियां क्या होता है? स्वाभाविक भी है और अनिवार्य भी है। तो हम एरर का 3 तरीका बता दिए। क्या क्या इसका नेचर? पहला नेचर है कि यह सीखने का एक अवसर होता है। दूसरा कि कोई भी एरर है तो अस्थायी नहीं होगा। तुम एक बार फेल की तो अगली बार भी जरूरी नहीं फेल करोगे, तुम क्या करोगे? पास करोगे। और एरर तो नेचुरल है। एरर हमारा क्या है? नेचुरल है। अब भाषा में त्रुटि का क्या क्या कारण है? तो सबसे पहले मातृभाषा का प्रभाव। मातृभाषा में बच्चा अपनी पहली भाषा का नियम को दूसरी भाषा पे क्या करेगा? थोप देगा। जैसे पंजाबी द्वारा स्कूल को क्या बोलता है? स्कूल बोलता है। हम लोग हिंदी में बोलेंगे जाना, तो भोजपुरी में का हो जाइब, तो क्या हो गया? ये एरर ही ना हो गया, थोप दिया। उस कारण अति सामान्यकरण। अति सामान्यकरण का मतलब एक ही नियम को हर जगह लागू कर देना। जैसे खाया की जगह क्या बोल देगा? जाया बोल देना। सीखने की स्थिति में देखो कि यदि परिवेश भाषा के रूप से समृद्ध नहीं है,
तो वहां बच्चा क्या करेगा, गलती ही तो करेगा। तो किसी का मम्मी बोलेगी बंगाली में, ए जल खाबो, तो बच्चा भी क्या बोलेगा, जल खाबो। और शिक्षण की विधि अगर ये कठिन और उबाऊ हो तो भी बच्चा क्या करेगा, एरर करेगा। तो एरर जब करता है तो टीचर का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, क्या उसको क्रोध करना चाहिए, नहीं, बल्कि उसको अधिगम का हिस्सा मानना चाहिए। तुरंत नहीं टोकना चाहिए, बल्कि उसको मौका दो ताकि उसका कॉन्फिडेंस आ जाए। सीटेट में इसके लिए क्या है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, यानी कि बच्चों में भाषाई सक्षमता बढ़ाना है। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर क्या ऐसा होता है, वैसा गलती जो बच्चा किसी नियम को गलत समझने के कारण बार बार कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। जैसे तालब स और दंत स के इस्तेमाल में, एक होता है ना हमारा, मान लो तपस्या और कुछ भी, कहीं कहीं तालब स की जगह बच्चा क्या लगा दे रहा है, दंत स। इंटेलेक्चुअल एरर क्या होता है, यानी कि मातृभाषा का हस्तक्षेप के कारण होने वाली गलती है। और इंटरलिंगुअल एरर क्या है, यानी सीखी जा रही भाषा के भीतर के भ्रम के कारण गलतियां हो गया। अच्छा, फॉसिलाइजेशन क्या होता है, जब कोई बच्चा, गलती बच्चे की आदत बन जाए और वह सुधार ही नहीं पाए, बार बार वही गलती करे। वही गलती करेगा मतलब जानते हो क्या है जैसे हम लोग बोले ना, छ लिखो, तो बच्चा लिख देगा छ, और हमको चाहिए था का ये वाला छ चाहिए था। ये होता है ना। हाँ, अब बच्चा को जब भी बोले छ तो उसको ये वाला समझ में आ रहा है, यही वाला लिखना है। किसी को बोलेंगे त्र लिखो ऐसा, तो वह क्या बोलेगा, ये तर लिख देगा। अच्छा खैर, वो तो समझ में आ ही गया है। तो इससे देखो, इसमें हमारा क्या क्या आएगा, एग्जाम में पहले पूछेगा क्वेश्चन में कि बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटि क्या संकेत देती है। तो बोलेगा ऑप्शन में कि बच्चा ना त्रुटि कर रहा है, यानी लापरवाह है, और उसको अधिक रखने की जरूरत है, तो इसको गलत मान लेना। सही क्या है, कोई बच्चा त्रुटि कर रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे की सोच को समझने में शिक्षक की मदद कर रही है। क्यों, क्योंकि त्रुटि से हमको संसाधन पता चल रहा है कि बच्चा सीखने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। पार्ट वन खत्म हो गया जल्दी से, ये तो छोटा चैप्टर ही है। अब इसमें आज हम लोग त्रुटि के प्रकार देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज एरर। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज एरर में सबसे पहला क्या आएगा, उच्चारण संबंधी, प्रोनाउंसिएशन वाला एरर। तो उच्चारण क्या होता है, बच्चा शब्द को सही ध्वनि में नहीं बोल रहा है। बोलना है जाना कॉलेज, तो बोले हम कॉलेज जा रहे हैं, होता है ना। स्कूल, तो बोले स्कूल जा रहे हैं। अच्छा, 21 को हिंदी में क्या बोलोगे बताओ, ठीक है। कोई कोई 21 बोलेगा, कोई बोले 21 बोलेगा। अच्छा, तो प्रमुख कारण है, देखो ये हमारा क्या है, क्षेत्रीय प्रभाव। स को स बोलना, बंगाली लोग ये वाला ताला में स बोलेगा, लेकिन बिहारी लोग हमेशा ये वाला स बोलेगा। हाँ, राव, क्या, रा को रा ही बोलेंगे। अच्छा न और न बोलना क्षेत्र का प्रभाव है, उसका ध्वनि का लोप। जैसे कि छतरी को क्या बोल देगा, छतरी बोल देगा, बोल देगा ना। राम को बोल रहे रमुआ, सुने हो ना वो सब क्या है। अच्छा, ध्वनि का विपर्यय, विपर्यय का मतलब क्रम को उल्टा बोल देना। जैसे मतलब है तो बोल देगा मलबत। तो ये वाला टर्म खाली याद रखो, ध्वनि का विपर्यय, ध्वनि का लोप, अरे ये ध्वनि का लोप हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्षेत्र का प्रभाव। इस कारण भाषा का उच्चारण में त्रुटि, कौन सा उच्चारण का त्रुटि हो गया। दूसरा है व्याकरण का त्रुटि। देखो अब हम तुमको तुमको त्रुटि का बता रहे हैं। पहला वाला क्या बता दिए, उच्चारण। उच्चारण में क्या को पॉइंट दिए थे, बताना जरा। क्षेत्रीय ध्वनि और ध्वनि का विपर्यय। अब आज आप व्याकरण का त्रुटि, तो व्याकरण का त्रुटि पे बच्चा व्याकरण का नियम नहीं समझ पा रहा है। कहाँ कहाँ नियम नहीं समझेगा, लिंग और वचन, कि सीता आता है कि सीता आती है, दो लड़का जा रहे हैं कि दो लड़का जा रहा है। दूसरा कारक संबंधी, जैसे है कि बोले मैंने जाना है बोलेगा, जबकि बोलना क्या है, मुझे जाना है। यानी तो बोले हमको जाना है सर, छुट्टी दे दीजिए, तो हमको होगा क्या, नहीं होगा, मुझे जाना है। उसके बाद अति सामान्यकरण, अति सामान्यकरण का मतलब एक और नियम को दूसरी जगह थोप देगा। जैसे उदाहरण के, यदि उसे पता है कि गया भूतकाल है, तो वह खाया की जगह खाया गया लगा देगा, वो भी भूतकाल। अति सामान्यकरण हो गया नियम का। अब एक आ जाए तुम्हारा स्पेलिंग एरर। तो अभी हम कौन कौन सा एरर बता दिए तुमको, उच्चारण वाला, व्याकरण वाला, और यह वर्तनी वाला, स्पेलिंग एरर वर्तनी। तो वर्तनी में देखो मात्राओं की अशुद्धि, ये तो बहुत में रहता है।
कब छोटी ई लगाएंगे कब बड़ी ई लगाएंगे, अंतर ही नहीं है। लिखना है दिन ऐसे तो लिख देगा ऐसे। जबकि ये वाला दिन का मतलब क्या होता है, रात दिन। और ये वाला दिन का मतलब क्या होता है, गरीब। जानते हैं कि नहीं। हाँ। दूसरा संयुक्त वर्ण, ये प्र और ये क्र को लिखने में दिक्कत होगा। संयुक्त वर्ण लड़का लोग दिक्कत कर देता है। तीसरा है कारण, कारण का होता है अक्सर बच्चा जैसा सुनता है वैसे ही नहीं लिखता है। तो अब हम लोग बोलेंगे, मान लो कि अरे कॉलेजवा चलो, तो उसको क्या बोलेगा, ऐसा लिखा है कॉलेजवा, क्या लिखा है? कॉलेज, कॉलेजवा। और ज्यादा उच्चारण में गलती बोलेगी तो वो लोग क्या बोल देगा, अरे कॉलेजवा। देखे हो, होता है ना, अरे कॉलेजवा। अच्छा, ये सब उच्चारण वाला में देखो देहाती भाषा में कोई कोई। अच्छा छोड़ो, बहुत सारे उदाहरण क्या दे, जल्दी से खत्म करते हैं उसको। अब आ जाओ पठन संबंधी। तो पठन संबंधी में पठन पढ़ते समय शब्द को छोड़ देना, या अटक अटक कर पढ़ना, या एक ही पंक्ति को बार बार पढ़ना, ये सब हमारा क्या है? पठन वाला हो गया ना हमारा, गड़बड़। अब इसमें रुक जाना जरा सा। तो एक है विलोम, विलोम वाला का मतलब क्या है, वो सौ को दिख देगा वाच के जैसा। लगता है कभी कभी ऐसा भ्रम, जैसे आज हम लोग गुड को गैप हम क्या बोलते रहते थे, गुड बोलते रहते, याद है। हाँ, तो वो क्या हो, विलोम त्रुटि हो रहा है ना। हाँ, वो हमको दिख ही रहा था गुड, हम बोल भी दिए गुड, तो ये बोले नहीं वहाँ गैप लिखा हुआ है। तो त्रुटि का प्रकार में हम लोग क्या क्या देखे हैं, उच्चारण वाला त्रुटि देखे, व्याकरण का देखे, वर्तनी का और पठन का। उच्चारण में मातृभाषा का प्रभाव देख लिए, मुख्य कारण होता है। और व्याकरण में त्रुटि क्यों होता है, तो मुख्य कारण है नियमों का रट्टा मार लेता है। और वर्तनी वाला में मुख्य कारण क्यों होता है, सुनने या कमी में असावधानी। और पठन में त्रुटि का मुख्य कारण क्या होगा, आत्मविश्वास की कमी होगा। तो सुध हम्म तो देखो, इसको सुधारने का तरीका देखो। उच्चारण में हम लोग क्या करेंगे, सुस्वर वाचन। देखो यही तुम वंदना पूछ रही थी ना। तो त्रुटि वाला में अगर उच्चारण वाला है, यहाँ एग्जाम में ये वाला पूछेगा, याद रखना। पक्का पूछेगा इसका, इसका पक्का पूछेगा। नहीं हुआ तो फोटो ही खींच लो अभी। वीडियो कब जाएगा, कब ढूंढने की बात की बात है। अरे अभी तो अपलोड सारा कर ही दिए हैं। ले एकदम ये इम्पोर्टेंट है ना ये वाला, इसको ले लो। हाँ, भेज चाहे ग्रुप में डाल दो, अपना सीटेट वाला में डालना, चाहे ये आपस में शेयर कर लो इसको। अब देखो यहाँ पर उच्चारण में मातृभाषा का प्रभाव पड़ता है। अब उच्चारण को दूर करने के लिए क्या करेंगे, सस्वर वाचन और रेडियो टेप सुनाएंगे, उच्चारण वाला त्रुटि को। दूसरा व्याकरण, तो व्याकरण वाला तो हमको अगर सुधारना है तो संदर्भ के अनुसार भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तीसरा वर्तनी सुधारना अगर दी, तो वर्तनी सुधारने के लिए हम लोग क्या करेंगे, श्रुत लेख, यानी डिक्टेशन करेंगे। क्या करेंगे, डिक्टेशन करेंगे। तो ये सब पूछेगा कि वर्तनी वाला में क्या करेंगे, सस्वर वाचन कि श्रुत लेख। तो वर्तनी में क्या करेंगे, श्रुत लेख करेंगे। अब पठन में क्या करेंगे, तो सरल और रोचक कहानी करेंगे, पढ़वाएंगे। अब क्या क्या सीटेट में क्वेश्चन आता है, पूछेगा फोनेटिक एरर क्या है। तो फोनेटिक एरर यानी, कहाँ मेरा, है ना, क्या होगा अचानक से क्या। नहीं, मेरा वही बना। हाँ, रुको इसको हटा देते हैं, इसको हटाने दो। अब देखो, फोनेटिक एरर क्या है, ध्वनि को पहचान नहीं पा रहा है, ध्वन्यात्मक। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल एरर क्या होता है, तो मॉर्फोलॉजिकल में शब्द की बनावट नहीं कर पाता है, ठीक है। और सिंटैटिक एरर क्या होता है, तो वाक्य के ढांचे, सुनो क्रम में गलती क्या था ना, राम बाजार जाता है, तो लिख देगी राम है जाता बाजार। पता चला, वाक्य का विन्यास यानी तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर में मिस्टेक कर जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटैक्टिक एरर। हाँ, सिंटेक्स एरर होता था, उससे यहाँ लगा सिंटैक्टिक एरर हो गया। लिंग्विस्टिक इंटरफेरेंस क्या होता है, मातृभाषा का दूसरी भाषा के नियमों में दखल देना। और डेवलपमेंटल एरर क्या होता है, वे गलती जो विकास के साथ साथ अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे सड़क बोलेगा धीरे धीरे सड़क बोलने लगता है। एक बच्चा श को स बोलता है, इसका संभावित कारण क्या है, तो मातृभाषा का क्या डालना, प्रभाव डाल देना।
तो त्रुटि की कमी नहीं समझा, ठीक है। अब कितना है तुम्हारा? 3 4 5, 3 पार्ट और है। अच्छा ठीक है। ठीक है। अब भाग 3 में देखो, निदानात्मक परीक्षण हमारा आ गया। तो हमको बच्चा त्रुटि क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या करना, खोजना ही तो है। तो त्रुटि जो कर रहा है उसका कारण का खोजने के लिए है क्या? अब देखो, निदान का अर्थ है किसी भी समस्या के जड़ या उसके मूल कारण को पहचानना। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका अर्थ जो है वह छात्र की सीखने संबंधी कठिनाइयों का बारीकी से क्या करता है, विश्लेषण ही तो करता है। अब निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? निदानात्मक का उद्देश्य, तो इसका मुख्य लक्ष्य जो है वह छात्र को अंक देना है। क्या? या श्रेणी देना है? क्या? नहीं। निदान में हमको अंक देना नहीं है, श्रेणी देना नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य है यह पता लगाना कि बच्चा का लर्निंग में कहाँ कहाँ गैप हो रहा है। यही ना हमारा निदानात्मक में, त्रुटि में। अब देखो, शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि उसे शिक्षण विधि में कहाँ बदलाव की आवश्यकता। तो निदान की प्रक्रिया भी तो होगी, प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस कैसा होगा डायग्नोस्टिक का? तो सबसे पहले हम लोग चयन करेंगे कि इसको मलेरिया है कि फाइलेरिया है। याद करो, पहले कीटाणु का चयन हो जाता है तब ना उसके अनुसार उसका डोज देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रुटि का चयन करेंगे कि कौन कौन सा गलती है जिसको पहचानना है, बार बार कर रहा है, वर्तनी का, व्याकरण का, कि लिखने का। जब चयन हो जाएगा तब उस त्रुटि का विश्लेषण करेंगे। यह बच्चे देखेंगे कि यह गलती क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, केवल लिखते समय हो रहा है क्या, कि बोलते समय भी हो रहा है। जब विश्लेषण कर लेंगे फिर ना कारण ढूंढेंगे, क्या क्या कारण है कि बच्चा ऐसा गलती कर रहा है। मेरे में कमी है क्या, या स्कूल में कमी है, या एसी लगा दे क्या, एसी लगा कर देंगे बच्चा ध्यान देगा। तो यह मातृभाषा का प्रभाव है कि क्या बच्चे को सुनाई कम दे रहा है, या क्या उसको नियम ही गलत पढ़ा गया। ये सब कारण का अनुमान लगाएंगे। और निष्कर्ष में तब लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका वास्तविक कारण खोज लेंगे। अच्छा, फलाना कारण से मिस्टेक कर रहा है, तो चलो वही कारण को अब हम लोग क्या करेंगे, निवारण करेंगे। तो ये तो हम लोग क्या बताया, त्रुटि, सॉरी, डायग्नोस्टिक का एक प्रोसेस बता दिए कि कैसे डायग्नोस्टिक करते हैं। अब भाषा का डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे? तो भाषा का डायग्नोस्टिक में सबसे पहले तुम्हारा श्रवण दोष ही तो होगा। जैसे कि बच्चा ब और व का अंतर नहीं कर पा रहा है, यानी ध्यान से सुन नहीं पा रहा है। तो सुन नहीं पा रहा तो किस में जाएगा, श्रवण दोष में जाएगा। असल में इसका ना हमको अंग्रेजी डालना चाहिए था, अंग्रेजी नहीं डाल रहे हैं। अंग्रेजी डालते तो तुम्हारा वहाँ अंग्रेजी और वो ना काम हो जाता ये। दूसरा हमारा पठन संबंधी कठिनाई, क्या बच्चा शब्दों को जोड़कर नहीं पढ़ पा रहा है, उसको देखेंगे। तीसरा कि लेखन संबंधी समस्या है, क्या बच्चे कोई उंगलियां का तालमेल सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। और लास्ट में है कि कहीं स्मृति तो नहीं है, कि हम बोल रहे हैं इसे स्मृति में जा ही नहीं रहा है। तो स्मृति वाला तो प्रॉब्लम नहीं है। इतना सारा हम लोग क्या देखते हैं भाषा के क्षेत्र में, इसका स्कोप देखते हैं। कुछ और ये अलग खुल रहा है, ये गलती से दब जा रहा है बार बार, तो ये डिस्टर्ब करेगा, 2 मिनट लगेगा ये इसको हटाओ यहाँ से। हाँ, तो अब देखो, डायग्नोस्टिक परीक्षण का क्या क्या विशेषता होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि यह मानकीकृत होता है और शिक्षक निर्मित। मतलब तो सोचो, डायग्नोस्टिक का मतलब है कि हम तुमको बुलाएंगे और पूछेंगे कहाँ दिक्कत है मैथ में, तुम बोलेगे हमको सब समझ में आता है, लेकिन 2 4 सवाल पूछेंगे तब बता देंगे कि इसको अलजेब्रा और मेंसुरेशन में क्या है, दिक्कत है। तो इसका मतलब है कि हम शिक्षक ही बना लिए। और दूसरा स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि अगर हम एक बार बोल दिए ना कि तुम्हारा अलजेब्रा कमजोर है, तो दुनिया का जितना स्कूल का टीचर तुमको मिलेगा वो भी बोलना चाहिए कि तेरा अलजेब्रा ही कमजोर है। वही चीज होता है। उसके बाद देखो, जब यह उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, आधार होता है डायग्नोस्टिक करना। बिना डायग्नोस्टिक यानी बीमार, बिना डायग्नोस्टिक के हम लोग दवाई नहीं ना दे सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक क्या करते हैं हम, कॉन्फिडेंस को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसको सहारा देने के लिए। एक बच्चे का हम लोग कमजोर पहलू को जानते हैं तो क्यों जानते हैं, उसको बेइज्जत करने के लिए क्या, नहीं ना, उसको सहारा देने के लिए करते हैं। अब डायग्नोस्टिक के लिए क्या क्या है भाई, तो सबसे पहले नेचर हमारा डायग्नोस्टिक है क्या, विश्लेषण करोगे, क्या करोगे, टुकड़े टुकड़े बांट करके पूरा गहराई से उसको जानकारी रखोगे। उसके बाद डायग्नोस्टिक का मेन फोकस किस पे रहता है, छात्र की विशिष्ट कमजोरी का पता करना। और डायग्नोस्टिक करेंगे तो परिणाम क्या होगा,
परिणाम होगा कि उसके बाद बच्चे का उपचारात्मक शिक्षा करेंगे, यानी रिमीडियल क्लास चलाएंगे। योजना योजना बना रहे हैं, ठीक है। और समय क्या होता है, तो शिक्षण के दौरान ही डायग्नोस्टिक करते हैं, या कोई भी चैप्टर खत्म होने के बाद ही। हम लोग एमसीक्यू कब देते हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद ना। तो जो एमसीक्यू है वो तेरा डायग्नोस्टिक है, तो उसमें जितना ज्यादा गलती हो गया वही हमारा रिमीडियल होगा। कि अच्छा यहाँ गलती कर रही है, तो चलो यहाँ हम लोग क्या लेंगे, रिमीडियल लेंगे। अब सीटेट वाला में देखो, गैप एनालिसिस क्या होता है। गैप एनालिसिस का मतलब है तुम 8वीं में सीखी थी और तुमको 9वीं का मैथ मौका नहीं मिला, कोरोना आ गया, सीधा तुम क्या आ गई, 11वीं में आ गई। तो 9वीं 10वीं में तो गैप ना हो गया। तो गैप हो गया तो तुमको तो अब 11वीं में दिक्कत होगा। तो एक टीचर का काम है इस गैप को ढूंढ ले, पकड़ ले कि कहाँ से कहाँ ऐसा गैप है। एरर का पैटर्न को देखना है, एरर का पैटर्न देखना है कि बार बार होने वाला है क्या, कि एक आध बार हो रहा है। अगर बार बार हो रहा है, यानी जान जाएंगे कि तुमको किसी खास जगह पर नियम से संबंधित कुछ गलती है। केस स्टडी देखते हैं कि किसी एक बच्चे की समस्या का गहराई से अध्ययन करना, उसको क्या बोलते हैं, केस स्टडी। और फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक होता है, यानी फॉर्मेटिव यानी सुधारने के लिए, यानी लगातार चलेगा वो। और समेटिव डायग्नोस्टिक होता है कि चैप्टर खत्म होने के बाद में। तो ये सारा तरह डायग्नोस्टिक का क्या है, एक तरह से तुम्हारा तरीका बता दिए। फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक, समेटिव डायग्नोस्टिक, केस स्टडी, और एरर का पैटर्न भी देखते हैं, गैप एनालिसिस भी देख लेते हैं, है ना। ये सारा डायग्नोस्टिक में आ गया। क्वेश्चन रहेगा क्या कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य काम क्या है। ऑप्शन रहेगा क्या, बच्चों की उपलब्धि को मापना, तो गलत बात है। सही क्या है, छात्र की कठिनाइयों के विशिष्ट कारणों को पहचानना। और अधिकतर लड़का लोग ना इसी को टिक मार देता है कि डायग्नोस्टिक कर रहा है, यानी कि बच्चे की उपलब्धि को माप रहा है कि कितना नंबर लाया है, कितना नंबर नहीं लाया है। तो डायग्नोस्टिक का अर्थ है कमी को, का अर्थ है कमी को पहचानना, और उपचार का अर्थ है कमी को दूर करना। अच्छा, यहाँ तो पार्ट 3 खत्म हो गया हमारा। अब यहाँ से हमारा क्या रहा है, पार्ट 4, और मात्र 23 मिनट है, तो सोचो 23 मिनट में इतना जल्दी जल्दी हो जा रहा है। और जबकि सुबह में एक पार्ट में 1 घंटी लगता है हमारा। अब आ जाओ हमारे पास में भाग 4 में, देखते हैं। तो भाग 4 हमारा क्या है, रिमेडियल टीचिंग। क्योंकि डायग्नोस्टिक तो बता दिए, तो अब हमको क्या समाधान करेंगे ना, और सुधार करेंगे। तो देखो, उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जो निदानात्मक परीक्षण के आधार पर बच्चों की विशिष्ट कमी को क्या करता है, दूर करने के लिए विशेष रूप से नियोजित किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है और उसका लक्ष्य क्या है। तो उपचारात्मक यानी कि रिमीडियल क्लास है ना, रिमीडियल टीचिंग। तो रिमीडियल टीचिंग का है कि जो कक्षा में का जो हर एक लड़का मान लो ला रहा 10 20, उसको हम ले जाएं 40 और 50। एक का नहीं, हर एक का स्तर को उठा देना, यही इसका लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य क्या है, खाली पास नहीं कराना है, बल्कि उसका खोया हुआ आत्मविश्वास को क्या लाना है, वापस लाना है। ठीक है। तीसरा डायग्नोस्टिक, रिमीडियल का क्या लक्ष्य है। देखो, रिमीडियल का लक्ष्य यहाँ इसको बोला क्या, करेक्टिव टीचिंग। करेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या है हमारा, करेक्टिव टीचिंग का मतलब मिस्टेक को हम लोग करेक्ट करते जा रहे हैं, जहां जहाँ गलती कर रही है वहां हम क्या कर रहे हैं, करेक्शन, सुधारते जा रहे हैं, है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपेंसेटरी इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। अब जब तुम करोगे रिमीडियल, तो रिमीडियल का तुमको क्या पूछेगा, विधि भी तो पूछ सकता है। कैसे रिमीडियल करोगे, उपचार कैसे करेंगे। जैसे मान लो हम बोल दिए कि आ जाओ दिव्या, तुमको समझा देंगे, तो अभी हम कौन सा कर रहे हैं, व्यक्तिगत शिक्षण। व्यक्तिगत शिक्षण में रिमीडियल दे दे रहे हैं। दूसरा समूह शिक्षण, जाओ सबको लिंक भेजे जा रहे हैं, कल भेज रहे थे ना, ग्रुप टीचिंग करा रहे थे। और तीसरा क्या है ना, पुनः शिक्षण, कि हम तुमको आज भी पढ़ा दिए और कल भी बुलाएंगे, यदि पूरी कक्षा को नियम नहीं समझ में आया है तो शिक्षण की विधि को बदल दो और दोबारा से समझाओ। वही विधि से पढ़ाना है क्या, नहीं। पुनः शिक्षण में विधि को बदल देना है। क्या बदल देना है, विधि को बदल देना है। तो उससे से करना है। और एडिशनल ड्रिल करवाओ, अतिरिक्त अभ्यास करवाओ। अतिरिक्त अभ्यास करवाने से, जैसे रोचक खेल है, कविता है, या फ्लैश कार्ड है, इस सब के माध्यम से अभ्यास कराने से भी उबाऊपन नहीं आता है। अब देखो, हमको देखना है उपचारात्मक यानी रिमीडियल टीचिंग का प्रिंसिपल को देखना है, क्या क्या इसके सिद्धांत होते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें कौन सा सिद्धांत होगा, पहला बताओ। हमेशा से हम लोग सरल चीज बताएंगे, धीरे धीरे कठिन जाएंगे, पहला सिद्धांत। दूसरा का हमेशा उत्साह वर्धन करते रहो। और तीसरा के सीखने की प्रक्रिया में विविधता लाओ। विविधता का मतलब
खाली किताबें से मत पढ़ाओ, कभी ऑडियो दो, कभी वीडियो दो, कभी मेरा कार्टून लगा दो, कभी चित्र लगा दो, कभी कहानी सुना दो। और हमको रिमीडियल कैसा चाहिए, निरंतर चाहिए। ये नहीं कि हफ्ता में 2 दिन पढ़ा दिए और 4 दिन ससुराल चले गए, तो निरंतरता रहा क्या? हाँ? नहीं ना रहा, नहीं रहा। तो उपचार तब तक चलना चाहिए जब तक कि कमी पूरी तरह से दूर ना हो जाए। तो वही ना हमारा सच्चा रिमीडियल है। अब भाषा का शिक्षण में उपचार कैसे करोगी? तो सबसे पहले उच्चारण के लिए क्या दो देगो, लिंगुआ फोन दोगी या टेप रिकॉर्डर दोगी, जिसपे शुद्ध शुद्ध उच्चारण वह बोलेगा और तुम ध्यान से सुनोगी और उसी को क्या करेगी, फिर बोल बोल के दोहराएगी। व्याकरण का कैसे करेगी? तो व्याकरण के लिए नियम को रटाना नहीं है, बल्कि वाक्य में प्रयोग करके उसको। ठीक। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो हम लोग देख लिए यहाँ पर क्या, कि भाषा शिक्षण का उपचार में कैसा कैसा हम लोग। तो उच्चारण के लिए हम लोग लिंगुआ फोन दे देंगे या टेप रिकॉर्डर दे देंगे, शुद्ध उच्चारण से करेगा। व्याकरण के लिए नियम को रटाएंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, संदर्भ करके दिखाएंगे। और लेखन के लिए क्या करेंगे, शब्द पहेली और सुलोक का उपयोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या। देखो अब इसका हल्का सा देख लो, उपचार की प्रक्रिया यानी कि रिमीडियल साइकिल। तो रिमीडियल साइकिल कैसे देखेंगे हम लोग? सबसे पहला होता है क्या, रिमीडियल यानी कि उपचार पहले के पहले डायग्नोस्टिक न करेंगे। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक करेंगे, डायग्नोस्टिक करने का दूसरा स्टेप क्या करेंगे, शिक्षण की एक नई और सरल योजना बनाएंगे। ठीक। तीसरा में क्या करेंगे, छात्र के साथ मिलकर गतिविधि करेंगे। और चौथा पुनः मूल्यांकन करेंगे, सुधार हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारा एक्शन रहता है, ऑप्शन में आता है। तो हाँ, हाँ हाँ। तुम इसका ऐसे समझ लेना कि हमको अगर मलेरिया हुआ तो पहले हम जांच करवाएंगे तब ना सुई लेंगे। तो ले लो, फोटो लेना तो ले लो इसको, तब ये लेंगे। हाँ। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया है। अब कैसा ठीक है? हाँ, तो करेंगे। हाँ, फिर देखेंगे। अब देखो यही से हमारा क्या क्या आता है, तो एक होता है क्लिनिकल टीचिंग। तो क्लिनिकल टीचिंग क्या है, समस्या के जड़ तक जाकर किया जाने वाला शिक्षण। जैसे मान लो हमको मालूम चला कि अंग्रेजी ठीक से नहीं हो रहा पढ़ाई, तो हम एकदम खुद से चैप्टर 1 से न चालू किए, जड़ से न किए, तो ये कल वाला पढ़ाई हमारा क्लिनिकल टीचिंग हो गया। ऐसा कोई चैप्टर है जो कि नहीं छोड़े, और 2 दिन में तेरा पूरा 10 चैप्टर खत्म कर दिए। दूसरा हमारा क्या ऐसा करना है, उसका फोल्डिंग देना है, यानी हमको बीच बीच में सहायता बच्चे को देना है, फीडबैक बच्चे से लेना है, ताकि बच्चा को प्रगति हो रहा है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है, हमारा एवोल्यूशन फॉर्मेटिव वाला रखना है लगातार, ताकि छात्र कितना सीख रहा है वो हमको क्या करे, जानकारी ले सके। और इनरिचमेंट प्रोग्राम कराना है वैसा छात्रों के लिए जो बहुत ही तेज है। तो इनरिचमेंट कमजोर के लिए नहीं होता, इनरिचमेंट जो बहुत ज्यादा तेज है उसको क्या करो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सवाल दो बनाने के लिए भाषा का। तो उपचार पिछड़े बच्चों के लिए होता है, संवर्धन किसके लिए होता है, तेज बच्चों के लिए। तो इसीलिए इसका नाम दिया है संवर्धन। संवर्धन का मतलब है जो बच्चा तेज है उसको और तेज वाला के लिए दो, और जो बच्चा कमजोर है गर्दी तो उसको हम लोग उपचार दो। उपचारात्मक शिक्षण किन बच्चों के लिए होता है, तेज की कमजोर बताओ। खैर तेज कमजोर नहीं, यहाँ पे यहाँ देगा ना, जो बच्चा अनुशासन नहीं है वो नहीं, जिन्हें सीखने में विशिष्ट कठिनाई हो रही है या जो औसत से क्या है पिछड़ गए हैं, उसके लिए उपचार देते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण पुनः शिक्षण से थोड़ा अलग है, क्यों? क्योंकि यह केवल उन्हीं हिस्सों पर जोर देता है जहां पर कमी है। और पुनः शिक्षण में सारा विषय तुमको पढ़ा देंगे, दोबारा रिवाइज करा देंगे सब चैप्टर। लेकिन उपचारात्मक में हम क्या करेंगे, सिर्फ वही चीज कराएंगे जो तुमको दिक्कत आ रहा है। तो पार्ट 4 ही मेन था, अब तुम्हारा समरी स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर का हम लोग क्या कर रहे हैं, समरी देख रहे हैं, है ना। तो पूरा का पूरा समरी में देखो, और 10 तो यहाँ क्वेश्चन रखे हैं हल्का सा। तो सबसे पहले इसका निचोड़ देखते हैं क्या है। त्रुटियों का नजरिया, तो त्रुटियों का नजरिया पुराने जमाने में नकारात्मक होता था कि अरे गलती किया तो बेवकूफ है,
लेकिन अब त्रुटि को हम लोग कैसा देते हैं, सकारात्मक देते हैं। उसको स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं, नेचर है, मानते हैं कि ये तो नेचुरल है। दूसरा डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोस्टिक है, जैसे बीमारी हुआ है तो पहले खून जांच कराएगी। जांच में जो बैक्टीरिया निकलेगा वैसे ही ना दवाई और सुई देगा वो। तो डायग्नोस्टिक है कमी का कारण को जानना, यह उपचार से पहले की अनिवार्य प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या होगा, डायग्नोस्टिक, बाद में रिमीडियल होगा। उसका रिमीडी का मतलब क्या है, जो कमी पहचान ली उसको दूर करना है। तो शिक्षण की विधि को बदलकर या अतिरिक्त सहायता देकर किया जाता है। अब शिक्षक की भूमिका क्या है, तो वह एक संवेदनशील होता है, मार्गदर्शक के रूप में होता है, जो गलतियों करने पर डांटने के बजाय सुधार का क्या देता है, अवसर देता है। क्लियर हो रहा है। परीक्षा के लिए सफलता का सूत्र देखो क्या है। बच्चों की गलतियों को तुरंत सुधार देना चाहिए। ये बात गलत है, तुरंत सुधार देना चाहिए। बच्चे को भैया तुरंत मत डांटो, उसको अपनी बात पूरी करने दो। तुरंत डांटोगे तो उसका संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन ना खराब होगा, और कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा। दूसरा वाला देखो कहाँ जाल तुम्हारा, उपचारात्मक शिक्षा खाली कमजोर बच्चे के लिए होता है। तो गलत बात है। उपचारात्मक शिक्षक सभी वैसा बच्चा के लिए होता है जिसको किसी विशिष्ट बिंदु पर कठिनाई हो रही, जो बहुत तेज है। तो उसको तेज में भी तो किसी किसी सवाल पर अटकता होगा। तो उपचारात्मक खाली कमजोर के लिए है क्या? नहीं, वैसा बच्चा जिसमें विशिष्ट दिक्कत हो रहा है, कोई टॉपिक वहां उपचारात्मक लगा देंगे। निदान और मूल्यांकन क्या एक ही है क्या, यानी डायग्नोस्टिक और ये, एक मिनट इसका अंग्रेजी नहीं डाला है ना। निदान यहाँ ने डायग्नोस्टिक हो गया, मूल्यांकन एवोल्यूशन ना हो गया, तो अलग अलग है। एवोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मापन करते हैं ना। और निदान में हम लोग कमी का कारण ढूंढते हैं। तो रिमीडियल टीचिंग अब जान गई क्या होता है। रिमीडियल हमारा होता है उपचारात्मक शिक्षण सुधारने के लिए। डायग्नोस्टिक हम लोग रिमीडियल के पहले लगाते हैं कारण जानने के लिए। अच्छा, मदर टंग इंटरफेरेंस क्या होता है, कि जब तुम एक बोलना है जाना कि बाजार जाएंगे तो बोले का हो बाजार जाइब, तो क्या होगा, तेरा भाषा आ गया ना, घुस गया। उसके बाद में फॉसिलाइजेशन का तो जानती हो, एकदम स्थिर हो जाना। जैसे जैसे कि क्या होता है, सीमेंट में तो पानी डाल देगी तो कठोर ना बन जाएगा। तो फॉसिलाइजेशन का मतलब तुम एक बार गलती अगर कर रही है कि तुमको बोलना है ऐसा वाला स, तो बार बार तुम उसको बोलेगी क्या, ऐसा वाला स बोलेगी। बार बार बोल रही है, तो बार बार बोल रही है, यानी कि यही गलती जब तुम बार बार दोहराएगी, हमेशा कोई दोहरा रही है, तो वो उसको कहते हैं फॉसिलाइजेशन हो जाना, किसी गलती का अस्थायी हो जाना। ठीक है, अब देखो स्कैफोल्डिंग का बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी मदद हो गया। जानते हो, एक उदाहरण देते हैं, हम लोग बोलते थे कि लिखो जी स्पर्श। तो एक बच्चा ना बार बार हमेशा लिखता था एग्जाम में, ऐसा लिखता था स्पर्श, ठीक है। और एक बच्चा को हम देखते थे बार बार लिखता था ऐसा। अब बताओ कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है ना। ठीक है, तो लेकिन ये सब होता है गलती, ये सब बच्चे लोग में गलती हो जाएगा। अच्छा, फोल्डिंग वगैरह देंगे। अच्छा, यहाँ अब देखो कुछ क्वेश्चन है जो कि हमारा 35 ही मिनट हो रहा है, रिकॉर्डिंग बहुत कम समय में खत्म हो गया है। छोटा था, ठीक है। देखो आप कुछ कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखो कैसा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा सीखने के दौरान बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटि है, तो कौन सा त्रुटि है बताओ, वह असफलता का संकेत है क्या? नहीं, सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। दूसरा है कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या होगा मुख्य उद्देश्य हमारा, अधिगम की कमी के कारण को जानना। तीसरा है तुम्हारा उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, निदान के बाद। ये सारा क्वेश्चन है। कोई बच्चा क्षेत्रीय प्रभाव के कारण स को श बोल रहा है, तो यह क्या है, तो क्या है, तो मातृभाषा का प्रभाव है। अगला देखो, एक शिक्षक को छात्रों की त्रुटि को किस रूप में देखना चाहिए, तो किस रूप में देखना चाहिए, तो प्रतिपुष्टि के अवसर पर देखना चाहिए। एक शिक्षक को छात्रों की त्रुटि ना, एक मिनट यहाँ मिस्टेक तो नहीं है, अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक, समथिंग टू बी पनिश टीचर, हाँ नहीं ठीक है, यही वाला पाल। हाँ ठीक है, यही है, अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक। उच्चारण सुधारने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, अब आ गया ना तेरा, यही वाला बोल रहे थे ना एग्जाम में,
फोटो खींच लो आता है, तो उच्चारण सुधारने में सबसे अच्छी कौन सा होगा? तो हमारा सस्वर वाचन या अनुकरण होगा। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? तो किसके लिए है बताना जरा। सीखने की रिक्तियों को भरना है, ठीक है, सबके लिए है। अब देखो भाषा सीखने में स्कैफोल्डिंग का क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है हमारा? शिक्षक द्वारा अस्थायी सहायता, मदद, हाँ जो भी है दिया होगा हमें। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रुटियां जो है सो खिड़कियों की तरह है, क्यों? क्योंकि हमको पता चलता है कि बच्चा प्रयास कर रहा है, तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? त्रुटियां दिखाता है कि बच्चा कैसा सोचता है। और लास्ट वाला सवाल क्या है? लास्ट वाला सवाल है कि एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो बच्चा जब त्रुटि करता है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। तो पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। निष्कर्ष है कि एक आदर्श शिक्षक वह नहीं है जो किसी कक्षा में कोई गलती न करे, बल्कि आदर्श शिक्षक वह है जो गलती को विकास की सीढ़ी बना देता है। तो अध्याय 10 पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया। बहुत मेहनत लगा खत्म करने में। अब ये सब है एकीकृत सारांश में, ठीक है, ये सारा तो हो ही गया है, कुछ तो बचा नहीं हमारा। देखो त्रुटि बता दिए, ये अधिगम का हिस्सा होता है, खिड़की के समान होता है। और त्रुटि और चूक का मतलब है कि मिस्टेक अनजाने में हो जाएगा, है ना। हल्का सा इशारा कर तो सुधार लेगा, लेकिन एरर क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है, उसको सुधारवाना पड़ता है उसको। त्रुटि का प्रकार क्या है? तो उच्चारण वाला त्रुटि, व्याकरण वाला त्रुटि, लेखन वाला त्रुटि और वर्तनी वाला त्रुटि, है ना। निदानिक परीक्षण क्या होता है? रोग की पहचान। तो निदान कैसे करेगी? सबसे पहले गैप को ढूंढेगी। गैप को ढूंढने के बाद हम लोग क्या करेंगे? विश्लेषण न करेंगे। विश्लेषण के बाद फिर योजना बनाएंगे, फिर लड़का लोग से क्या लेते हैं? फीडबैक लेते हैं। अच्छा, उपचार कैसे करेंगे? तो उपचार में हम लोग व्यक्तिगत भी उपचार कर सकते हैं, व्यक्तिगत शिक्षण। रीटीचिंग करा देंगे पूरी कक्षा की समस्या, तो शिक्षक क्या करेगा? अपनी शिक्षण विधि बदल देगा। उसका फोल्डिंग देंगे। अच्छा, शिक्षक की भूमिका कैसा होना चाहिए? तो संवेदनशील होना चाहिए, फीडबैक समय समय पर लेते रहना चाहिए और अवसर प्रदान करना चाहिए। और मानक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अंतर भाषा बता दिए ना, सीखने वाली की वह अस्थायी भाषा जिससे मातृभाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के लक्षण क्या होते हैं? समान होते हैं। करेक्टिव इंस्ट्रक्शन क्या होता है? सुधारात्मक निर्देश, वह शिक्षण जो विशिष्ट त्रुटि को ठीक करने के लिए दिया था। और ये फोनोलॉजिकल क्या होगा? ध्वन्यात्मक जागरूकता होता है, ध्वनि को पहचानने वाला। रिमीडियल फीडबैक यानी उपचारात्मक प्रतिपुष्टि। क्या रह गया अब? ये पूरा का पूरा खत्म हो गया, है ना। पूरा खत्म हो गया, कुछ और तो यहाँ नहीं है। और ट्रैप रैप है, तो ट्रैप रैप है, तो ट्रैप छोड़ दे रहे इसको, है ना। ट्रैप छोड़ देना। क्या? अच्छा देखो, सुनो, परीक्षा का जाना बोलेगा क्या कि गलती को तुरंत सुधारना, है ना। तो प्रश्न आएगा क्या कि यदि कोई बच्चा भाषा सीखते समय गलती करता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देगा कि तुरंत टोकर सही शब्द बोलना चाहिए। तो गलत, ये नहीं, कौन सा होगा? अपनी बात पूरी करते देना चाहिए। अच्छा, ये 40 एग्जाम ट्रैप रखे थे। देखो निदान और उपचार वाला कैसे देगा? बोलेगा क्या एक शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण शुरू करने के पहले क्या करेगा? तो क्या करेगा? तो निदान वाला लेगा। कभी नहीं बोलना वार्षिक परीक्षा लगा देगा। अगला देखो, गलती और लापरवाही में बच्चों की त्रुटि क्या दर्शाती है? तो दे देगा कि बच्चा लापरवाह है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये नहीं है। त्रुटि का मतलब है बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है और यह उसके चिंतन चिंतन का हिस्सा है। इसको ना निगेटिव माना जाता है और इसको पॉजिटिव माना जाता है। मातृभाषा का प्रभाव देखो, दोष है कि प्रक्रिया। देखो ऐसा क्वेश्चन देगा, एक बच्चा स्कूल को स्कूल बोलता है तो क्या है? तो बोलेगा गंभीर भाषा दोष नहीं, वह मातृभाषा का प्रभाव हो गया। फिर क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा कि उपचारात्मक शिक्षण किन छात्रों के लिए होता है? तो आंसर दिया रहेगा केवल वैसा छात्र जो फेल हो गए हैं, अधिकतर लोग इसको सही कर देगा। तो ये सही नहीं होगा, क्या होगा? उन सभी छात्रों के लिए जिन्हें किसी विशिष्ट कौशल में क्या कठिनाई आ रही है। अगला देखो सवाल हमारा, बच्चा मैंने गाया को बोलेगा उसने आया बोलता है, यह त्रुटि किस प्रकार का है? तो अति सामान्यीकरण का कारण हो रहा है, तो बोल रहा नियम नहीं जान रहा। नहीं, नियम की बात नहीं है, वह नियम का अति सामान्यीकरण करते हैं, मतलब एक ही टोपी को बार बार सभी पे लगा दे रहा है वो। देखो पुनः शिक्षण और उपचार में अंतर होता है, कैसे एग्जाम में देगा? उपचारात्मक शिक्षण और सामान्य पुनः शिक्षण में क्या अंतर है भाई? तो देखो सच्चाई क्या है कि छात्र दोनों को एक ही मान लेते हैं। पुनः शिक्षण का मतलब है पूरा पाठ फिर से पढ़ाना,
और उपचार का मतलब है खाली उस विशिष्ट कमी को दूर करना जो बार बार बच्चा में पाया जा रहा है। स्व सुधार क्या होता है? सबसे अच्छा सुधारक कौन होता है? तो शिक्षक होगा नहीं, बल्कि स्वयं होगा। सेल्फ करेक्शन। और देखो हमारा क्या रहेगा, निदानात्मक परीक्षण के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिकायत कर देना चाहिए क्या? कभी नहीं, आवश्यक बदलाव करना चाहिए। त्रुटि को क्या मानना चाहिए? खिड़की मानना चाहिए। तुमको देखते देखते 10 गो ट्रैप बता दिए। अब देखो यहाँ अगला वाला, यदि एक छात्र र को ल बोलता है तो तो शिक्षक को सबसे पहले क्या सोचना चाहिए? छात्र के वाक अंग में दोष है? नहीं, क्षेत्रीय भाषा और भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है। देखो अब इन लोगों का भी चेहरा कैसा थका दिए, देखो अब दिख रहा है ना। हाँ, अब लग रहा है कि तूने पढ़ी है। देखो मानक भाषा का दबाव देखो। त्रुटि को दूर करने के लिए क्या बच्चे को अपनी मातृभाषा बोलने से रोक देना चाहिए? तो नहीं, है ना। मानक भाषा के सुनने और प्रयोग के अधिक अवसर दिए जाएं, न कि उसकी अपनी भाषा पर प्रतिबंध लगाया जाए। वर्तनी का अधिकांश अशुद्धि किसके कारण होती है? तो बोले लिखने का अभ्यास नहीं होना, गलत। अधिकांश तुम अशुद्ध श्रवण या उच्चारण से होती है, जैसा सुनेगी वैसा ही लिखेगी या बोलेगी। अब देखो, हाँ, क्या फाड़ दे रही है? कुछ नहीं ना फाड़ रही बाबू। अपना कॉपी फाड़ रही है। देखो यहाँ उपचारात्मक शिक्षण कब तक चलना चाहिए? बोलेगा जब तक परीक्षा समाप्त नहीं हो जाए। अरे गलत, जब विशिष्ट कठिनाई दूर हो जाए तो छोड़ दो उपचारात्मक। विशिष्ट कठिनाई तक ना है, उसका हम लोग अभ्यास कराएंगे, ये कराएंगे, है ना। अच्छा, अमीषा का फोन आ रहा है, थोड़ा देर बाद बात करेंगे क्या? अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ त्रुटि का विश्लेषण का मुख्य लाभ क्या है? छात्र की रैंकिंग तय करना, गलत बात। सही क्या होगा? शिक्षण अभिक्रम प्रक्रिया को सुधार करना। 16वां देखो, लिंग और वचन वाला त्रुटि कैसा रहेगा? ले रहेगा, हिंदी भाषा में बच्चे ने रोटियां खाया लिख देगा। तो इसका क्या कारण है? तो बोल देगा क्या, उसको व्याकरण का नियम नहीं मालूम होगा। ऐसा मत करना, बल्कि सही चीज क्या है कि नियमों का गलत प्रयोग। या जैसे बंगाली में नियम है ना, जल खाबो, तो अपना बंगाली वाला नियम लगा दे रहा है, पानी खाबो। तो यहाँ अगर रोटी खाया है तो व्याकरण का नियम की जगह हो सकता है यही होगा, नियमों का क्या कर रहा है, गलत प्रयोग कर रहा है, वह अन्य भाषा का प्रभाव होगा। सस्वर वाचन वाला तो बहुत बार दिया है एग्जाम में। क्या पढ़ते समय छात्र की हर गलती को तुरंत टोकना सही है? तो नहीं, यह जाल जो है सब प्रवाह और बनाम शुद्धता का है। यदि आप बार बार टोकेंगे तो बच्चा अर्थ नहीं समझ पाएगा। सस्वर वाचन के दौरान प्रवाह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सुधार अंत में होना चाहिए। फॉसिलाइजेशन वाला जो होता है ना, बार बार गलती को दोहराते रहेगा। तो देखो एग्जाम में यदि कोई त्रुटि छात्र की आदत बन जाए और बार बार सुधारने पर भी ठीक नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको फॉसिलाइजेशन बोलते हैं। लेखन अशुद्धि देखो, सुलेख, सुलेख सुधारने से भाषा की त्रुटि दूर हो जाती है क्या? देखो यह एक दिखावे का जाल है, सुंदर लिखना एक कला तो है, लेकिन भाषा की शुद्धता जो व्याकरण वर्तनी है एक संज्ञानात्मक कौशल है। वह केवल सुंदर लिखने से दिमाग की भाषाई गलती दूर नहीं होती। बाप रे, अब बस 20 वाला ही करेगा, है ना। उपचार और संवर्धन में क्या अंतर है? देखो, जो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है, लिखेगा, है ना, तो यह एक उल्टा जाल है। प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपचारात्मक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? संवर्धन होना चाहिए। उपचारात्मक तो खाली वैसा बच्चे के लिए है जिसका अधिगम का स्तर थोड़ा सा पिछड़ गया है। तो याद रखो कि सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग अगर लिखा है तो आंख बंद करके क्या चीज, खैर वो तो तुम्हारा उपचार वाला मांगे खत्म है। अब बाकी क्या है, तेरा 20 ठो और है तो 20 ठो को बाद में करेंगे, है ना। कितना मिनट? 47 मिनट हुआ है। यानी कि अभी भी 5 मिनट की हिम्मत करेंगे तो 10 ठो हो ही जाएगा। देखो यहाँ छोड़ दे। हाँ, फीडबैक है, देखो बच्चों की गलतियों पर फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लाल पेन से पूरा कॉपी में गोला बना देना नहीं, गलती का सही रूप बताना और सुधार के लिए
प्रोत्साहन। अब तुम लोग को आसान लगेगा, स्व आकलन वाला देखो क्या होता है। क्या बच्चों को अपनी गलतियां स्वयं ढूंढने के लिए कहना समय की बर्बादी है? तो नहीं, वह तो सही है, स्वयं से गलती ढूंढेगा तो मेटाकॉग्निशन डेवलप होगा। पठन त्रुटि और डिसलेक्सिया का डर, देखो एक बच्चा 100 को वाच पढ़ता है, वह निश्चित रूप से क्या है, डिसलेक्सिया से पीड़ित है। पूछ रहा सही है गलत है? तो बोलता है क्या कि है कि मेडिकल लेबलिंग है। हर एक पठन त्रुटि तो डिसलेक्सिया नहीं होती है, वह सावधानी से भी हो सकती है और अपरिपक्वता से भी हो सकती है। देखो निदानात्मक परीक्षण का आधार और बच्चों को ABCD ग्रेड देना चाहिए क्या? तो मूल्यांकन एक जाल है, निदानात्मक परीक्षण कभी भी ग्रेड या रैंकिंग रैंकिंग के लिए नहीं होता है। वह क्या होता है, डायग्नोस्टिक हमला हमारा, बीमारी को पकड़ने के लिए होता है, उसमें ग्रेड थोड़ी देंगे हम लोग। देखो पुनः अभ्यास और ड्रिल वाला बोलेगा क्या कि त्रुटि को सुधारने के लिए एक ही शब्द को 50 बार लिखवाना चाहिए, उससे फायदा होता है। तो बोलता है क्या, इसको मैकेनिकल ड्रिल बोलते हैं, जो भाषा सीखने के लिए एक जहर है। तुमको उपचार में प्रैक्टिस कैसा करवाना है, रोचक और अर्थपूर्ण कुछ कहानी दे दो, वाक्य दे दो, संदर्भ दे दो, तब ना। सामूहिक और व्यक्तिगत वाला देखो, उपचारात्मक शिक्षण हमेशा अकेले में होना ही चाहिए क्या? अरे भैया ऐसा नहीं है, पूरी कक्षा को भी अगर वही गलती दोहरा रहा है तो एक साथ सामूहिक उपचार भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट सवाल, अच्छा नहीं 30 कर ही देते हैं, रुक जाओ। व्याकरण की त्रुटि सुधारने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? व्याकरण का पुस्तक को रटवाना है नहीं, हमको संदर्भ में सिखाना है, टेक्स्ट देना है। यदि पूरी कक्षा एक ही गलती कर रही है तो दोष किसका है, छात्रों की बुद्धि का नहीं, शिक्षक की शिक्षण विधि का है। सस्वर वाचन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो सस्वर वाचन में गति का जाल, देखो तेजी से पढ़ते समय त्रुटि को नजरअंदाज कर देना चाहिए क्या? तो दिया है कि जहाँ गति और बोध के बीच संतुलन होना जरूरी है, अगर तेज गति से अर्थ का अनर्थ हो रहा है तो उसमें सुधार कर लेना चाहिए। यदि केवल छोटी मोटी चूक है तो उससे प्रवाह का हिस्सा माना जा सकता है। तीसवा देखो, घर पर अशुद्ध भाषा बोलने वाले बच्चे की त्रुटियां स्कूल में कभी भी ठीक नहीं हो सकती, ऐसा देगा। तो सच्चाई है कि यह एक निराशावादी जाल है। स्कूल का समृद्ध भाषाई परिवेश घर के प्रवाह को सकारात्मक रूप से क्या करता है, बदल सकता है। तो 30 क्वेश्चन, 30 ठो जाल था, 10 ठो में अब थकावट हो रहा है, उसको छोड़ दे रहे हैं। जैसे दंड का कैसा रहेगा, देखो बार बार गलती करने वाले छात्र को सबसे प्रभावी दंड देना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ हमारा, शिक्षा शास्त्र में दंड का कोई भी स्थान नहीं है। अच्छा इसको कर ही लो, 10 ही को तो बच रहा है ना। देखो शिक्षण के बाद का जाल बोलेगा कि उपचारात्मक शिक्षण केवल पाठ समाप्त होने के बाद किया जाता है ना। तो उपचारात्मक समय सीमा का जाल, उपचारात्मक जो है तो शिक्षण के दौरान भी होता है। अभिभावक का शिकायत वाला कैसा देखा, यदि बच्चा त्रुटि करना बंद नहीं कर रहा है तो शिक्षक को अभिभावक को सूचित कर देना चाहिए। अरे भैया सूचित क्या करोगे, तुम जिम्मेदारी निभाओ, है ना। तुम निदान और उपचार का प्रयास प्रयास करो, ठीक। अभिभावक जो है सो शिक्षण का विशेषज्ञ नहीं ना है, तो पेरेंट्स को सूचना देके तुम क्या करोगे? अब वंदना मान लो तेरे स्कूल का बच्चा को बोलेगा कि अरे आपका बच्चा नहीं पढ़ता, तो तुरंत बोलो हम टीचर थोड़ी हैं, टीचर तो आप है ना, आप ही ना बताइए करिए, हमारा काम लाना ले जाना है। अब त्रुटि की संख्या देखो, बोलेगा जिस कक्षा में बच्चे बिल्कुल गलती नहीं करते वह सबसे आदर्श कक्षा है। तो बोलेगा कि सही नहीं, सुनो यह बहुत बड़ा जाल है, यदि बच्चे गलती नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि टीचर उसको कोई भी चैलेंज वाला काम दे ही नहीं रहा है। तो लल्लू पल्लू को मैथ पढ़ा दे रहा है, मान लो हमारे पास मैथ आया पढ़ने, हम देखें सब गधा गधा आया, तो बोले चलो भैया 2 दूना 4 रट के आओ। तो 2 दूना 4 रटते जाओ, बच्चा भी खुश। तो हम चुनौती वाला कार्य नहीं ना दे रहे हैं उसको। अब देखो एक और चीज, निदान के लिए केवल सरकारी या मानकीकृत टेस्ट ही मान्य होते हैं क्या? तो यह औपचारिकता का जाल है, एक शिक्षक का अपनी कक्षा के अनुसार बनाया गया शिक्षक निर्मित परीक्षण भी निदान का सबसे सटीक वो टूल होता है। सुधार और आत्मसम्मान में देखो, पूरी कक्षा के सामने बच्चों की गलती सुधारना उसको प्रोत्साहित करेगा क्या? नहीं, वह सार्वजनिक अपमान का जाल है। मान लो हम सबके बीच में खड़ा करके टोक देंगे तो। त्रुटि सुधार में तकनीक का देखो, उच्चारण का दोष सुधारने के लिए केवल शिक्षा का मॉडल वाचन पर्याप्त है क्या? तो सच्चाई देखो, सीमित संसाधन का जाल है, लिंगुआ फोन का इस्तेमाल करो, डिजिटल ऑडियो का इस्तेमाल करो, उससे बच्चा आवाज और लहजों को भी सुन पाता है। अब देखो उपचार वाला क्या है कि उपचारात्मक शिक्षण सफल रहा, यह कैसे पता चलेगा तुमको?
ऑप्शन दे रहा कि छात्र का नंबर बढ़ गया, अरे गलत। छात्र ने वही गलती दोबारा करना अगर बंद कर दिया है तब हम वो लोग जान जाएंगे उपचारात्मक शिक्षण हमारा सही है, हो गया। ठीक। और तुम्हारा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लेखन में सुंदरता और शुद्धता। बोलता है क्या कि लेखन की त्रुटि को सुधारने का अर्थ है बच्चे की लिखावट को सुंदर बनाना, तो गलत बात ये डिस्टर्ब। ठीक है, अब हमारा लास्ट है। बाप रे, 40 तो तुमको ट्रैप भी हम लोग कर लिए क्या। इसको कहते हैं बूंद बूंद करके घड़ा भरना। निदान की निरंतरता देखो, निदान केवल सत्र के प्रारंभ में एक बार होना चाहिए, गलत बात है यह। निदान एक सतत प्रक्रिया है, उसको हमेशा चलते रहना चाहिए। तो हम लोग आज क्लास में क्या क्या देखे, एरर को क्या मानना, अपॉर्चुनिटी मानना है। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है व्हाई, क्यों हो तुम बीमार हो रही भाई, क्यों तुम्हारा मैथ खराब हो रहा है। और इमीडिएट का मतलब अच्छा बीमारी जान गए, अब कैसे, हाउ टू इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव करेगा। टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, जैसे हम तुमको सुविधा दे रहे हैं। और ये तुम्हारा 40 हम तुमको क्या करा दिए, जाल करा दिए, एग्जाम ट्रैप करा दिए, पूरा थ्योरी करा दिए। अब देखो पेज का अगर गिनवा दे तो 266 पेज पढ़ा दिए हैं कल से ही, कल ही से न ले रहे हैं। बाप रे, 266 पेज 2 दिन में तुमको ऐसा पढ़ाए जो कि 3 महीना में वहां कोचिंग वाला पढ़ाता है। अब क्लास खत्म कर दे रहे हैं, अब आराम कर रहे हैं।